यहाँ का ठाकुर ब्राह्मण जाके कहीं गाय के काट रहा है, दिल्ली जैसा बना दोगे, बाहर से लाएंगे तो उसका कल्चर खत्म हो जाएगा। वो जो दर्दनाक है, 12 साल के बच्चे का दर्द है, उसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। वो 9 से 10% लैंड भी अगर इससे इन्वेस्टर और इसमें बिक जाएगी तो आदमी कहाँ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। राजनीति को लेकर अक्सर एक बात बार बार कही जाती है कि युवाओं को, खासकर पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। और अमूमन देखा गया है कि अगर आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो तो मुख्यधारा की राजनीतिक आते आते कम से कम यौवन तो गुजर ही जाता है। इसी तरह की कई बातों को एक तरह से चैलेंज करते हुए हमारे आज के मेहमान हैं प्रेम बौखंडी जी। प्रेम जी राज्य आंदोलनकारी हैं और उन्होंने दिल्ली के JNU विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की है और इस समय वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पौड़ी लोकसभा चुनाव से के लिए 2024 के अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। सर मेरा पहला सवाल तो यही रहेगा, जैसे पढ़े लिखे युवाओं को लेकर कहा जाता है राजनीति में आना चाहिए, और अगर हम राजनीतिक यौवन की बात करें तो थोड़ा बड़ा भी होता है, तो आपके हिसाब से पढ़े लिखे लोग राजनीति को किस तरह से नई दिशा और दशा दे सकते हैं? दिक्कत यह है कि पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। संकट यह है कि जैसे पढ़ा लिखा आदमी पैर रखता है राजनीतिक क्षेत्र में तो जो उसको पहला सवाल पूछा जाता है कि पैसे कहाँ से लाओगे, तुम्हारे कैंपेन कौन करेगा। क्योंकि जो ओवरऑल राजनीति का जो इकोसिस्टम है उसमें ठेकेदार, शराब माफिया, लैंड माफिया, ज़मीनों के धंधे करने वाले, उन लोगों के लिए स्पेस है। उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास सिस्टम है, उनके पास संबंध है। अब हमारे तो जिन लोगों से संबंध है वो बेचारे एक रात का खाना नहीं खिला दें तो बड़ी बात होती है। वो उनके पास होटलों में नहीं, कमरे नहीं बुक सकते रहते, इसलिए पढ़े लिखे लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा एंगल ये है कि फिर ये सारे लोग, जनता जो है जो रोकने में किसी तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी हाथ होता है। सबसे ज़्यादा परेशान वही रहते हैं। फिर जब आपने ऐसे व्यक्ति को वोट दिया है कि पैसे खर्च कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को वोट दिया है कि जो चुनाव के टाइम में बहुत पैसा बहा सकता है, उसका कैंपेन बड़ा है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा सकता है, तो फिर आप उससे उम्मीद मत कीजिए कि वो अच्छा अस्पताल बनाने के लिए लड़ेगा, आपकी सड़क बनाने के लिए लड़ेगा, आपके स्कूल के लिए लड़ेगा, आपके कॉलेजेस के लिए लड़ेगा, रोजगार के लिए लड़ेगा। हमारे केस में समस्या ये हो रही है कि हम पढ़े लिखे हैं। अगर हम किसी से चंदा भी बोल रहे हैं कि कुछ दे दो तो वो कहेगा भाई ठीक है, एक आध दिन गाड़ी का तेल का 1000-2000 रुपये हमसे ले लो, लेकिन इससे ज़्यादा क्या, मैं उम्मीद मत करना। तो दूसरा तरीका निकाला मैंने कि जो मेरा सबसे बड़ा मजबूत हथियार है, मैं उस हथियार के साथ मार्केट में आता हूँ, और वो हथियार मेरा है लिखना, रिसर्च और पढ़ना और बोलना। मैं कम्युनिकेटर हूँ एक अच्छा, मैं अच्छा रिसर्चर हूँ, एक शोध करता हूँ। तो मैंने इसलिए लोगों को चैलेंज कर दिया है कि कुछ इशूज़ हैं, आइडियोलॉजिकल इशूज़ हैं, इन पर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, और जिसको लगता है कि वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ने का इंटरेस्ट रख रहा है वो आके मेरे से साथ साथ करें। पता तो चले कि जो हमारा जो व्यक्ति जिसको हम चुन के भेजने वाले, जो हमारा प्रतिनिधि बनने वाला है, उसकी समझ कितनी है। और मैं 101 दिन का चैलेंज मैंने यहाँ के सांसदों को, पूर्व सांसदों को दे दिया है। कुछ इशूज़ हैं। सर आप पौड़ी से दावेदारी पेश कर रहे हैं कांग्रेस से, तो पूछना चाहूँगा पौड़ी ही आपने क्यों चुना और क्या मुद्दे आपको लगता है पौड़ी में चुनाव में रहेंगे? देखिए, मैं रहने वाला पौड़ी का हूँ, मेरी पैदाइश पौड़ी से है, और मैं जब पौड़ी से आया हूँ ना तो मैं बहुत दर्दनाक स्थिति में आया हूँ। मेरा हाथ टूट गया था और मैं किसी दिन डिटेल में आपको बताऊंगा। मुझे फर्स्ट एड भी 3 दिन बाद मिला था। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, अर्ली 80s की बात, जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था। वहाँ से निकल गया, आपके पैर उखड़ गए, अपनी जड़ उखड़ गई, फिर दोबारा उस जगह जाना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने पढ़ाई लिखाई करी, मैंने देश दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां करी, मैं अब एक तरह से सफल अपने लाइफ में हुआ। मुझे लगा कि अब मैं जिस समाज से निकला हूँ और जिस समाज का दर्द मैंने देखा है, मुझे उस समाज में वापस जाना चाहिए और मुझे पे करना चाहिए। और मैं अभी भी देख के आए हुए, कुछ दिन पहले मैं गया हूँ कि पोखड़ा मेरा ब्लॉक है, उस पोखड़ा ब्लॉक में आज भी अस्पताल की कंडीशन वही है कि जब मेरे हाथ का प्लास्टर काटने के लिए 3 दिन बाद जब मेरा दिल्ली में जाके मुझे फर्स्ट एड मिला और हाथ में प्लास्टर लगेगा, तो वो उसका प्लास्टर काटने के लिए आरी से काटा गया, बड़ी वाली आरी से, ITI के बच्चों ने। वो जो दर्दनाक है, 12 साल के बच्चे का दर्द है, उसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। आपने सर पहाड़ों में व्यवस्था की बात करी, अस्पताल वगैरह की बात करी, सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा आपने बोला है कि भू कानून और मूल निवास आपके मुख्य मुद्दे रहेंगे, तो इन मुद्दों के बारे में कुछ आपको? देखिए, मेरा मूल निवास को लेकर मेरा एक मत मानना है। मैं त्रिपुरा भी गया था 2-3 पिछले चुनाव में, त्रिपुरा का चुनाव 4-5 महीने वहाँ रहा। मेरा पूरा का वहाँ का हिस्ट्री देख रहा हूँ कि किस तरह से एक खास कम्युनिटी वहाँ आई। मुझे किसी के आने में दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने उनकी ज़मीनों पे कब्जा करना शुरू करा। उन्होंने कब्जा करते करते जो वहाँ का मूल निवासी, जो 36 ट्राइब है और सब ट्राइब्स है उनके साथ मिली हुई, उन ट्राइब्स को उन्होंने बाहर कर दिया।
ये सेम मामला हमने उसमें देखा है, ये क्या बोलते हैं उसको, उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में जो थारू और भोक्सा वहाँ का जो स्थानीय व्यक्ति है, उसकी ज़मीनों को कैसे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बंटवारे के टाइम में और 1971 के बाद आए हुए लोगों ने धीरे धीरे थारू और भोक्सा को जंगलों में घसीट दिया है। और ये जो वहाँ के जो ट्राइबल हैं वो तो जंगलों में चले गए, और पूरे पे आज किसका कब्जा है वो आप सबको पता है। हमें मैं किसी को निकालने या रखने के मामले में, लेकिन मूल निवासी जो है यहाँ का, किसी भी जगह का जो मूल निवासी होता है उसको कुछ प्रिजर्वेशन दिया जाना, वो रहेगा, तो संस्कृति रहेगी, भाषा रहेगी, उस क्षेत्र का जो अपनी इकोसिस्टम है वो बरकरार रहेगा। और अगर आप दिल्ली जैसा बना दोगे, बाहर से लाएंगे, तो उसका कल्चर खत्म हो जाएगा। सबको आने दिया जाए, किसी को मना ही नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा सा संरक्षण की उनको जरूरत है। दूसरा है भू कानून। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र में है, हमारे पूरे राज्य के अंदर 71% लगभग फॉरेस्ट है। हम जानते हैं 29% लगभग लैंड है। 29% के लैंड में भी जो बहुत सारी लैंड जो कम्युनिटी लैंड है, उसमें बाकी चीज़ों को भी हटा दिया जाए। अगर पर्वतीय क्षेत्र की मैं 8 जिलों की बात करूं, जिसके लिए मूल उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था, उसके अंदर 9 से 10% लैंड है। वो 9 से 10% लैंड भी अगर इससे इन्वेस्टर और इसमें बिक जाएगी तो आदमी कहाँ जाएगा। जैसे ये अंकिता वाला कांड हुआ है, इसी तरह का रिजॉर्ट बन चले गया। रिजॉर्ट की जो नई संस्कृति शुरू हो गई है उत्तराखंड में, जिसमें उत्तरकाशी में अभी 2-3 दिन पहले एक लड़की की जान और गई है। अंकिता भंडारी का केस अभी चल ही रहा है। ये जो संस्कृति बनेगी ये एक बड़ी खतरनाक है। तो इसलिए भू कानून होना चाहिए। तो देहरादून के लोगों को अगर आप ये बगल में ही कालसी भेज देते हो तो नुकसान होता है। तो क्या हम ब्लॉक स्तर पर कुछ क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अलग तरह का क्रिएशन कर सकते हैं कि भाई कोई भी रिजॉर्ट बनना है, कोई भी चीज़ इन्वेस्ट होना है वहाँ उस पर्टिकुलर ज़मीन के ऊपर, उस ब्लॉक का या उस डिस्ट्रिक्ट के 25% शेयर उसमें होनी चाहिए। एटलीस्ट वो लोग वहाँ रहेंगे। सर, कॉन्फ्लिक्ट की आपने बात करी, पर एक मुद्दा ये है कि कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी लोगों का रहना ज़रूरी है। जैसे पलायन एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है पहाड़ों का। अगर हम उत्तराखंड प्रवास आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो लगभग सबसे ज़्यादा भूतवा गाँव, लगभग 331 अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो पौड़ी ज़िले में आते हैं। तो इन पलायन को रोकने के लिए, इन भूतवा गाँव को फिर से बसाने के लिए आपका क्या मानना है, आप किस तरह से करें? देखिए, पलायन को रोकने के लिए ऐसा तो रोक नहीं सकता पलायन, जैसे हम रोकने की कोशिश करें। पलायन 2 तरह का होता है। एक तो डिस्ट्रेस माइग्रेशन, मजबूरी वाला माइग्रेशन, जिसमें आदमी मजबूरी में जाता है यहाँ से, फिर बर्तन धो रहा है कहीं जाके, फिर यहाँ का ठाकुर ब्राह्मण जाके कहीं गाय के काट रहा है, होटलों में गाय पका रहा है। वो कष्टप्रद नहीं होना चाहिए। एस्पिरेशनल माइग्रेशन होना चाहिए। जनरल रावत यहाँ से गए, बिपिन रावत यहाँ से गए, अजीत डोभाल जी गए यहाँ से गए, और बड़े बड़े वैज्ञानिक गए, हम भी गए, छोटा मोटा करके हम भी अपनी जगह में ठीक हुए। जब माइग्रेशन हो गया, 2 डिफरेंट कल्चर आपस में मिलते हैं, तो भाषाओं का, विज्ञान का, तकनीकी का, कृषि का विकास होता है। लेकिन जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन, अब बर्तन धोने वाला आदमी श्रीनगर के अंदर मुझे महाराष्ट्र या बिहार से क्यों लाना है, जबकि उसके बगल वाले गांव का बंदा महाराष्ट्र में जाके बर्तन धो रहा है, गोवा में जाके बर्तन धो रहा है। तो अगर घाट ब्लॉक में, पोखड़ा ब्लॉक में कोई नौकरी लगा है तो वहीं होना चाहिए। एक तो तरीका, तो उससे वहाँ की इकोनॉमी में चलती हो। और क्लास 3 की पोस्ट उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। व्यक्ति को पता होना चाहिए जिस दिन उसकी नौकरी लगी है कि बहुत मेरी नौकरी पौड़ी में लग गई है, अब मैंने पौड़ी जिले में ही रहना है, तो मैं ये नौकरी लगने के अगले दिन ही वो जो ट्रांसफ़र के लिए वो करूँ, जिसमें बड़ा घोटाला है, बहुत पैसा चलता है, बहुत हेराफेरी, पूरा एक उद्योग बना हुआ है, वो ना हो। महिलाएं बहुत आ रही हैं वहाँ से, क्योंकि डिस्टेंस इतना है, पानी नहीं है गांव के अंदर, सड़कें टूटी हुई, वाइल्ड एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट है। लोग कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट कारण है। मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट अगर कारण होता तो जो टीचर वहाँ नौकरी लगा हुआ है, वो टीचर कोटद्वार में क्यों रह रहा है, वो टीचर नीचे क्यों रह रहा है? तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट इशू नहीं है। एम्प्लॉयमेंट भी एक इशू है, लेकिन उससे ज़्यादा एक इशू वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हमने कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा था कि हम ब्लॉक स्तर पर 50-50 मकानों की एक सरकारी कॉलोनी बनाएंगे, जिसमें कंपलसरी करेंगे टीचर्स के लिए वहाँ रहना, डॉक्टर्स के लिए वहाँ रहना, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के लिए वहाँ रहना, अन्य विभागों के लोगों के लिए कि आप वहीं रहेंगे। तो पलायन धीरे धीरे वहाँ एक इकोनॉमी डेवलप होगी, लोकल इकोनॉमी डेवलप होगी, तो फिर दूध बेचने वाला, सब्जी उगाने वाला, खेतों में काम करने वाला, वो भी रहेगा वहाँ पे। अगर पौड़ी के आप लोगों से बात कीजिए तो कई लोगों का ये भी कहना है कि जो विकास है पौड़ी में, निर्वाचन क्षेत्र में, ज़्यादातर श्रीनगर और पौड़ी जिले तक सिमट गया है, दूरस्थ इलाकों में विकास नहीं पहुँच पाया। कई बार जिले बनाने की भी बात हुई, कोटद्वार को भी नए जिला बनाने की बात हुई। तो आपको दूरस्थ इलाकों तक विकास पहुँचाने के लिए क्या जिला बनाना एक सॉल्यूशन हो सकता है? जिला बनाना भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। कुछ वैसे दिखा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का जितना विकेंद्रीकरण होगा उतना होना चाहिए। एक तो ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा दूसरा सॉल्यूशन है कि जो ब्लॉक सीट डेवलपमेंट कमेटी बनी हुई हैं ऑलरेडी, आज से नहीं बनी, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स जिनको हम बोलते हैं, वो 1955-56 से बनी हुई है, कामराज प्लान में बनी थी सारी। उनको क्यों नहीं स्ट्रेंथन किया जा सकता? एक नई यूनिट क्रिएट करने के बजाय जो यूनिट ऑलरेडी है उसको ही क्रिएट कर दे। खर्चा क्यों बढ़ाना है? सीडीओ को क्यों नहीं मजबूत कर सकते हैं? डीएम को क्यों नहीं मजबूत कर सकते हैं? तो ये एक पॉलिसी डिसीजन है जिनको मैं हमेशा, इसलिए मैं जो राजनीति के इसमें मैंने कदम रखा है, या जो मैंने एक तरह से चुनौती दी है, वो ये कह रहा हूँ कि यही तो सांसद का काम है। वो दिखाए ना कि बॉस ये मेरा एक विकास का मॉडल है,
झाड़ियाँ वहाँ हो गई हैं, जंगली जानवर घुस रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोलो ना, बहुत सारी ऐसी योजना है जिसको कि इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन करेगा कौन? क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं है डिपार्टमेंट्स में, और उसी इंटीग्रेशन को करने की जिम्मेवारी सांसद की होनी चाहिए। जो सांसद पूरी तरह फेल है, इसलिए मैंने चुनौती दी है कि कम से कम अभी हमारे पास 4 महीने का टाइम है। 4 महीने के अंदर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं आके बताएं तो सही कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम करना क्या चाहते हो। या सीधे आओगे किसी व्यक्ति के नाम पर, खानदान के नाम पर आओगे, चुनाव लड़ोगे और पैसे खर्च करोगे जीत के, और फिर 5 साल के लिए गायब हो जाओगे और हम ठगे रह जाएंगे। तो ये मेरा मकसद है। वॉइस ऑफ उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रेम बौखंडी जी, जिन्होंने पौड़ी लोक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उनके विकास के लिए अपने विचार रखे। अपने सहयोगी गौरव के साथ मैं विवेक तिवारी। देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड।